भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। मैं उल्पेश यादव एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जलद विषय है। जो विषय भारत के लोगों के लिए, खास तौर पे जो भारत का पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है जाति आधारित जनगणना पर, जो काफ़ी सालों से ये एक ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने विषय रखा है। देखिए, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी जो हमारा विषय है आज का, जाति आधारित जनगणना के विरोधी ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करेंगे मूल निवासी चिमन भाई कंटारिया, जो ओबीसी अग्रणी है, मूल निवासी चिंतक गुजरात से। मूल निवासी शत्रुजीत सिंह, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव है बामसेब से। और मूल निवासी डॉक्टर भारतेंद्र अजय यादव जी, जो जिलाध्यक्ष है कटिहार इकाई पामसेब से। तो आज इन वक्ताओं से हम जानेंगे आज का जो विषय है कि जाति आधारित जनगणना के विरोधी ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी, स्वागत है सर आप सभी का। मेरे ख्याल से शत्रुजीत सिंह सर का वीडियो ऑफ है। शत्रुजीत सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, जब तक वो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तब तक हम आप सभी से बात करें। जी, शत्रुजीत सिंह सर जुड़ गए हैं। सर आप सभी का स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। आप सभी ने जो अपना समय निकाला उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत सर। जी सर, मैं आज विषय है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। पहले मूल निवासी चिमन भाई कंटारिया से। आप सर ओबीसी अग्रणी है, मूल निवासी चिंतक है, गुजरात से है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो क्या ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? सर थोड़ा विस्तार से बताइएगा। अच्छा, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। जी सर। किसी भी जाति वर्ग या देश में, हमारे देश में जो 4 वर्ग हम बोल सकते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और जनरल हम कह सकते हैं। तो किसी भी वर्ग के लिए, विकास के लिए उसकी आबादी कितनी है वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे घर में भी अगर हम कई बार गए और कोई गेस्ट हमें मिल गया तो हम घर पर बोलते हैं कि भाई हम खाने के लिए उसको घर पर ला रहे हैं, तो हम बोल देंगे घर वाले को कि भाई 5 आदमी 10 आदमी आ रहे हैं तो वैसा ही बनेगा। तो वैसे ही देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक ओबीसी का विकास कैसे हो सके। और ये विकास नहीं हुआ है, इसीलिए ये समस्या है। देश में एससी की जाति गिनती होती है, एसटी की होती है। ये धार्मिक जो धर्म के आधार पर भी होती है, तो फिर ओबीसी की क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ी समस्या है। और आजादी के पहले जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो लास्ट में 1931 में ये जाति आधारित गिनती हुई। तो अभी तक देश में जितने ओबीसी के लिए प्रावधान किए गए वो सभी 1931 के जो आंकड़े आए हैं, जो फिगर आए हैं, उसके मुताबिक हुआ है। तो अभी आजादी के 74 साल के बाद हम देखते हैं कि देश में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजकीय समानता के लिए जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है, तो वो क्या हुआ है?
वो हम देखना पड़ेगा। तो देश में आज भी जातिवाद तो है, तो मीन्स के सामाजिक रूप से समस्या वो अभी वैसे ही है। आर्थिक तौर पर तो देश में बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है। हमारे देश के 10,000 टॉप उद्योगपति की हम अगर लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एक भी SC ST OBC का उद्योगपति नहीं आएगा। देश में 1 या 2% के पास देश की 90% संपत्ति उसके पास है। मतलब कोई भी आदमी समझ सकता है कि देश में आर्थिक असमानता है। शैक्षिक रूप से अब जब हम OBC का देखते हैं तो देश में जो क्लास 1 ऑफिसर है ना, उसमें SC से भी कम है OBC के। तो 1931 में जो 52.5% जो OBC की आबादी है और शेड्यूल कास्ट की पूरे देश में 40.5% आबादी है, तो उससे भी कम अधिकारी OBC के हैं। देश में जितने भी प्राइम यूनिवर्सिटी लीजिए, इसमें एक भी VC के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। देश के जो बड़ा प्रधान का जो कार्यालय है उसमें भी कोई OBC का एक अधिकारी नहीं मिलेगा। तो ये सब हो रहा है। इसीलिए और राजनीतिक बात करते हैं तो राजनीतिक समानता भी नहीं मिली। इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी आज तक OBC एज ए मेन पावरफुल मीन्स कि उसके हाथ में पूरी सत्ता है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये आबादी अगर गिनती हो जाएगी तो OBC के लोग भी जागेंगे और खास करके OBC के लोगों को ये अपने हक और अधिकार क्या है वो जानने की बहुत जरूरत है। वो जानते ही नहीं है। दुनिया में कहा जाता है कि 8 अजूबे है, तो ये 9वां अजूबा कही जा सकते हैं कि देश में जिसकी आबादी 52% से ज्यादा है। 1931 में 52 था, तो शायद अभी जो आबादी की गिनती होगी जाति आधारित, तो मैं तो मानता हूं कि 60% हो जाएगी OBC की आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, लोकशाही होने के बावजूद ये समाज सत्ता में नहीं है, मीन्स के मेन उसकी भागीदारी नहीं है उसकी आबादी के मुताबिक। तो सभी समस्याओं की जड़ वही है कि हमारे पास सत्ता नहीं है। तो हमारे लोग खास करके OBC की जाति आधारित गिनती या सभी की जाति आधारित गिनती का विरोध कौन कर रहे हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। तो आजादी से जो भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, तो निर्णय तो वही ले सकते हैं ना। तो ये सरकार ने कभी ये निर्णय लिया नहीं। हमारे जो पिछड़े वर्ग के बहुत सारे जो लीडर थे उसमें लोगों ने बहुत रजूआत की कि भाई ये OBC की जाति आधारित गिनती करो, मगर एक बार भी कांग्रेस या भाजपा ने ये डिसीजन नहीं लिया। मतलब वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो देश में आप देखिए तो शेड्यूल कास्ट की आबादी की गिनती हो रही है और उसको आबादी के मुताबिक उसका हक और अधिकार मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब उसको भी वैसा ही है। रही बात OBC की और सवर्ण जो हम जनरल कहते हैं, तो देश का जो संसाधन है उस पर OBC का तो हिस्सा कुछ है ही नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये OBC का हिस्सा कौन खा रहा है? जाति आधारित गिनती हो रही होगी तो ये पता चलेगा कि OBC की इतनी आबादी है और उसको उसका जो भागीदारी है, चाहे पॉलिटिकल हो या क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी हो या शिक्षण में हो या राजकीय और आर्थिक तौर पर, तो उसकी क्या पोजीशन है वो फिगर हमें मिलेंगे तो फैक्ट फिगर से मुताबिक फैक्ट भी मिलेंगे। तो SC ST को उसका हक और अधिकार जो उसके हिस्से का है वो मिल रहा है, तो OBC का हिस्सा कौन खा रहा है ये कब पता चलेगा? जब जाति आधारित गिनती होगी। तो जो शासक वर्ग है वो ये इन प्रकार से ये आबादी जो जाति आधारित गिनती है वो डाल रहे हैं, क्योंकि जब ये फिगर आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा देश के सभी लोगों को कि एक OBC का हक का जो हिस्सा है, चाहे नौकरियां का हो, चाहे उद्योग धंधा हो
या फिर चलो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जज है उसमें भी हो, मीडिया में हो भी, तो उसका हिस्सा 52% से ज्यादा आबादी तो कौन खा रहा है ये पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा तो ओबीसी के लोग जागेंगे, जाति आधारित गिनती होगी तो ओबीसी को पता चलेगा भी ये समझो पॉलिटिकली बात करते हैं कि ये धारासभा है, ये संसद है, तो इसकी जो सीट है इसमें ओबीसी ओबीसी की आबादी 60% है और ओबीसी का संसद नहीं है। वैसे ही ये एमएलए का होगा। तो जो समाज आजादी से सदियों से जो गुलामी कर रहा है उसको सम्मान और स्वाभिमान जागेगा कि भी हमारी तो इतनी आबादी है तो हम तो इसको भेज रहे हैं हमारा प्रतिनिधि तरीके क्यों। और समझो कोई ओबीसी और एससी को भी हमारे ओबीसी प्रतिनिधि को भी हमने भेज दिया तो संसद में वो तो हमारे लिए कुछ बोलता नहीं। जाति आधारित गिनती नहीं हुई है उसका एक जितनी बार सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि भाई देखो आपका आबादी को कोई फिगर तो है नहीं तो आप कैसे मांग रहे हैं। तो जो हमारा हक और अधिकार हम किसी के पास मांगेंगे कैसे जब हमारे पास फिगर ही नहीं है। अभी तो समझो सवर्ण भी बोलेंगे कि हमारी 40% 50% हमारी आबादी है तो हम उसको मना कैसे कर सके। देश में मैं कम से कम गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात में हम लोग बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो उसमें गुजरात में एक बहुत बड़ी आबादी है कोली समाज। आप सब जानते होंगे कि पूरे इंडिया में कोई एक अकेली ज्ञाति की अकेली एक जाति की 30% आबादी होगी तो सिर्फ गुजरात में है। फिर भी जिसकी आबादी 30% है और गुजरात में कोली ओबीसी में आते हैं और गुजरात के बाद राजस्थान ये हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार इस सब में शेड्यूल कास्ट में आते हैं मगर गुजरात का कोली समाज ये ओबीसी में आता है और 30% आबादी होने के बावजूद ये समाज को कहीं भी उसकी भागीदारी इनके जो हम कुछ नहीं कह सकते कुछ है ही नहीं। आजादी के इतने साल बाद उसका एक भी गुजरात में मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ है। बाकी एक अच्छा मिनिस्टर उसको एक नहीं मिला कि भाई मिनिस्ट्री उसको फाइनेंस होम मिनिस्टर ऊर्जा मिनिस्टर या फिर महसूल ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है। 30% आबादी जितकी तो गुजरात में जो सवर्ण लोग हैं पावरफुल तो वही सब करते रहते। तो समझो ये सवर्ण मीन्स के जनरल लोग जो शासक है वो तो उसका विरोध करेगा। हम उसका वो उसके फायदे के लिए वो सोचेंगे तो हम दोष उसको देने के बजाय अब समय आ गया कि हम अपने आप को दोषी समझना पड़ेगा। इतनी आबादी है फिर भी हम शासक नहीं है। तो ये देश के पूरे ओबीसी समाज को ये सोचना पड़ेगा कि जब तक देश में हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है ना कि सभी समस्याओं की चाबी ये सत्ता है। सत्ता की चाबी से सभी समस्याओं की जो ताला वो खुल जाता है। हमारे पास सत्ता आएगी तो हम सभी को आबादी के मुताबिक उसकी भागीदारी देंगे। जी आर्थिक समानता का काम करेंगे, देश में एक समान और फ्री शिक्षण लागू करेंगे। तो ये कब होगा जब हमारी जाति आधारित गिनती होगी तो हमारा स्वाभिमान भी जागेगा और हमें शासक बनने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा। और हम किसी के भी सामने चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे कोई भी सरकार हो फैक्ट और फिगर के साथ बोलेंगे देखो ये हमारी आबादी है, हमारे इतना बजट में इतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जब हमारी कोई आबादी का फिगर नहीं है तो हम बजट में भागीदारी भी नहीं मांग सकते। तो ये सभी समस्या है। और सबसे एक और समस्या के देश में पूरे ओबीसी का लोग अपने आप को ज्यादातर और शूद्र वर्ण का जो नहीं समझते। तो सवर्ण लोगों ने ये ओबीसी को गुमराह करने के लिए क्या रास्ता चुना तो उसने उसको हिंदू बनाया और हिंदू बनाने के बाद हिंदू बनाया मगर ओबीसी के लोग हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है और शूद्र है ये ओबीसी अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बैठा था उसने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग आयोग तो उसने उसके रिपोर्ट में लिखा था और जितने भी हिंदू धर्म के पुस्तकों में ओबीसी शूद्र वर्ण के लोगों के साथ क्या क्या अन्याय और कितना बुरा लिखा है
तो ये सब सब इसमें लिया, और उसने बोला कि जो ओबीसी है, जो शूद्र वर्ण का लोग है, उसको ही ओबीसी में आएगा, वही लोग आएंगे, क्योंकि एस सी एस टी तो ये शूद्र में भी नहीं थे ना, वो तो अनटचेबल थे, तो उसके साथ तो कोई सवर्ण लोग उस जमाने में कोई व्यवहार नहीं करते थे। तो देश में ओबीसी लोगों को अपने हक और अधिकार से वंचित करने के लिए उसको हिंदू बनाया जाता है, हिंदू हिंदू करके ओबीसी वोट देते हैं, और फिर सत्ता के सभी सुख ये सवर्ण लोग भोग रहे हैं। तो ये समस्या के दूर करने के लिए हम सभी लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि ये हिंदू धर्म, हिंदू नहीं, हिंदू धर्म जो आप कहते हैं वो एक्चुअली में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि पूरे देश में हिंदू धर्म के जो टॉप कौन है, तो कि शंकराचार्य। तो शंकराचार्य कौन बन सकता है? हिंदू बन सकता है? हिंदू मीन्स के क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, एस सी एस टी, तो कि नहीं। वो हिंदू धर्म के जो मुखिया है शंकराचार्य, वो तो सिर्फ ब्राह्मण बन सकते हैं। और पूरे देश के जो मंदिर है, तो उसके पुजारी कौन बन सकता है? तो हिंदू नहीं, ब्राह्मण ही बन सकता है। देश में जितनी भी भेंट दान दक्षिणा मिलता है, तो उसका उपभोग कौन करता है? ओबीसी करता है? एससी करता है? नहीं नहीं, सिर्फ ब्राह्मण करता है। हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र लिखे, चाहे वेद लो, पुराण लो, रामायण लो, महाभारत लो, मनुस्मृति लो, ये सभी ब्राह्मणों ने लिखा है, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है। ज्योतिबा फुले ने बोला ना, डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा कि ये जी सभी, सर। एक भी शास्त्र ग्रंथ हिंदू धर्म के, ये ईश्वर ने नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों ने लिखा है। तो ब्राह्मण जी सर। लिखेंगे तो स्वाभाविक है, तो अपने फायदे का ही लिखेगा ना। तो हमारे लोगों को जितने ऋषि मुनि हुए, तो ये सभी भी ब्राह्मण हैं। तो हमारे भाग में क्या आता है हिंदू धर्म में? तो हमारे भाग में सिर्फ घंटा बजाना आता है। तो जी हम सर। लोगों को, ओबीसी को लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो हम हिंदू के नाम पे वोट करते हैं, एक एक्चुअली में हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। अभी वर्तमान समस्या हम देखते हैं कि पूरी देश में हिंदू मुस्लिम करके ये सब पूरा मीडिया चला रहा है। मीडिया अगर एक महीने में, एक महीने के लिए मीडिया अगर सच्चा हो जाए, तो पूरा देश का सिनेरियो बदल जाएगा। मगर मीडिया जी ये जी। नहीं करता है, क्योंकि मीडिया भी उसके पास ही। तो ये मुस्लिम, हिंदू और मस्जिद, ये सब मंदिर, ये सब समस्या हमको दिखाई जा रही है 24 कलाक। तो उसका टारगेट मुस्लिम नहीं है, उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी है, क्योंकि उसको जी पता है बिल्कुल। कि देश में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, हमारी सत्ता अगर कोई छीन सकता है, तो सिर्फ ओबीसी छीन सकता है, कि उसके उसके पास बहुत 52% से ज्यादा वोट है। एससी के लोग सभी जाग जाएंगे तो भी नहीं कर सके, एसटी के सभी जाग जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर ओबीसी जब जिस दिन जाग जाएगा, तो ये मनुवादियों की सत्ता एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो ये मुस्लिम और हिंदू की राजनीति, और जो टीवी मीडिया में और जो पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, कोई मुसलमान को दबाने के लिए मुस्लिम टारगेट नहीं है, टारगेट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी है। और हमारा लोग ये नहीं जानते हैं। तो ये हमारी समस्या का मूल वजह है कि हम जी सर। उसको जी दोष सर। देने के बजाय हम खुद अपने आप को सोचना चाहिए कि भाई ये हमें जागना चाहिए, ये दोष हमारा है, हम जिम्मेदार है। और हम ये जो जी सर। सोशल वर्कर है, जो हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को हम जगाए। हम गुजरात में ये पहली जुलाई से, 1 जुलाई से गुजरात में हम ओबीसी आंदोलन, हक अधिकार के लिए आंदोलन की रथ बना रहे हैं, और उसकी यात्रा निकालेंगे। तो ये सब जी जी। अभी 2 मंथ लास्ट यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ, तब से हमने 2 मंथ भावनगर में, गुजरात में भावनगर में ओबीसी आंदोलन का धरना कार्यक्रम 2 मंथ 60 डे के लिए रखा था। तो जी ये सर। सब जी हम सर। इसीलिए करते हैं कि ओबीसी को हम जगाए। तो ये जब सर। तक ओबीसी नहीं जागेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो हम सब एस सी एस टी ओबीसी और सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि ओबीसी के लोगों को हम जगाए। थैंक यू वेरी मच। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अपने दिल की बात रखी, जो हम लोग सुनते आए मन की बात, लेकिन आपने जो सही बात रखी, जो देश में जो मूलभूत समस्या है उस पर बात रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। और मैं ये थोड़ी बात रखना चाहूंगा कि सर, जैसे ये पूरे पिछड़े वर्ग की समस्या है, किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है। तो यस यस सबको साथ लेकर आपको हमको चलना यस यस। चाहिए। तो मैं डॉक्टर भारतेंदु अजय यादव सर से आगे जानना चाहूंगा। जैसे सर, सर ने बहुत कुछ बता दिया है,
तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में ही आप इसको रखें। जैसा कि सर ने बताया कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, उसका विरोध कौन कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बात रखी है कि ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध हो रहा है। जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं। तो सर ये आप इसको कैसे देखते हैं कि कैसे ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का विरोध जातिगत जनगणना के विरोध से हो रहा है? जी डॉक्टर राजेश सर। जी सर, एमएनटी न्यूज नेटवर्क पूरे टीम को और सभी पैनलिस्ट और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबों को मेरा जय हिंद जय मूल निवासी। जो सवाल आपका है तो सर ने तो बहुत कुछ उस पर अपनी बात को रखकर उसका खुलासा करने का बहुत हद तक कोशिश उनके द्वारा हुई। जहाँ तक ये समस्या है कि इस जातिगत जनगणना का विरोध जो हो रहा है तो ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका विरोध हो रहा है। तो इसमें हम यदि देखें कि जो 1931 में जनगणना हुई वो ब्रिटिश काल में हुआ और उसके अनुसार जो SC ST OBC का आंकड़ा आया तो उसमें ओबीसी का आंकड़ा 52% आता है। ये जो तथाकथित आजादी प्राप्ति के उपरांत जितनी भी सरकारें रही उन्होंने SC ST की जनगणना तो कराई, ओबीसी की जनगणना नहीं कराई। और जब जब ये जनगणना होने की बात हुई है तब तब ये मुद्दा उठा है कि ओबीसी की भी जनगणना हो। लेकिन सरकार चूंकि मनुवादियों की रही है तो उनके द्वारा एन कैन प्रकारेण मुद्दे को भटकाकर पूरे आवाम की जनता को भ्रमित करके ओबीसी जनगणना को बाधित करने की कोशिश उन लोगों ने की है। इसके पीछे जो मुख्य कारण ये आता है, ये जो हम कहते हैं कि SC ST OBC ये भारत के मूल निवासी, तो ओरिजिनल में जो ये 85% और 15% की लड़ाई है तो इन मनुवादियों को ये पता है कि इस 85 का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ओबीसी का है। और उन लोगों ने अपने जो धर्म ग्रंथों में इस ओबीसी को शूद्र बनाकर रखा, शूद्र घोषित करके रखा। और ये ओबीसी के लोग मनुवादियों के करीब भी रहे हैं, नजदीकी भी रही है। उसका जो कारण ये रहा है कि ओबीसी समाज को मनुवादियों ने हर समय दिग्भ्रमित करके रखा। और ये जो आपसी लड़ाई है SC ST OBC, इस लड़ाई को उन लोगों के द्वारा जारी रखा गया और दिग्भ्रमित इस रूप में किया गया कि इस चीज की, इस जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। और ये जो हमारा ओबीसी समाज है ये सोया हुआ है। तो चूंकि इनको जगाने की भी जरूरत है और अभी तक 52% को ही लेकर के ओबीसी समाज चल रहा है। और अभी सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो हमारा जो सभी स्तंभ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो ये
सभी पर अभी एक छत्र राज मनुवादियों का है। चूंकि ओबीसी समाज को अपनी जनसंख्या का भी ज्ञान नहीं है कि इतनी भारी संख्या में ये ओबीसी समाज है और फिर भी सत्ता से कोसों दूर है। और ये मनुवादी लोग ये चालाकी पूर्ण रवैये के तहत, चालाकी पूर्ण वाणी के तहत, चालाकी पूर्ण षड्यंत्र के तहत ओबीसी को फंसा के रखा हुआ है। ये जातिगत जनगणना से एक चीज होगा कि अभी सर जो बोल रहे थे कि उस समय 1931 में तो भाई 52% था और अभी ये 60% से ज्यादा हो जाएगा। ये तो स्वाभिमान की बात है। इस ओबीसी को भी स्वाभिमान जगाने में कारगर होगा कि आखिर इतनी जनसंख्या होते हुए भी हम मनुवादियों के चरण के नीचे, पैरों के नीचे क्यों चल रहे हैं। हमारा हक अधिकार कहां है। एक चीज देखेंगे कि जो जनसंख्या के हिसाब से एससी एसटी को तो जो भागीदारी है वो दी जा रही है और ये जो 52% यदि 1931 में था फिर भी मंडल कमीशन के आयोग के आलोक में तो 27% इसको रखा गया प्रतिनिधित्व के मामले में। ये भी क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यदि 52% था तो 52% हक और अधिकार संवैधानिक रूप से क्यों नहीं मिला। तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। उसका कुछ कारण तो होता, कुछ कारण तो ऐसा बताया नहीं गया। तो ओबीसी को खुद पता नहीं है कि यदि 52% है और हमको 27% प्रतिनिधित्व इसमें दिया जा रहा है तो बाकी जा रहा है। तो जितना भी आंकड़ा ये कलेक्ट होता है कि जैसे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, मिनिस्ट्री है, फिर नौकरी है, हर तरफ का जो आंकड़ा आता है तो आंकड़े में ये ओबीसी दिखता तो नहीं है। मतलब 52% होते हुए भी 27% नहीं दिख रहा है जबकि ओरिजिनल बात जनसंख्या, ओरिजिनल जनसंख्या कुछ और है। तो इसको इस रूप में देखेंगे कि जब ये जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी को भी पता होगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है और ये जो सरकारी व्यवस्था है, सत्ता की बात है, इस सत्ता में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। जो योजनाएं बनती हैं, योजनाओं में हमारे हक अधिकार किस रूप में ठहरते हैं, सही ठहरते हैं, क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। यदि हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो वो किधर जा रहा है। ये सारी जो बातें हैं, तार्किक बातें, ये सब ओबीसी के मन मस्तिष्क पे ये एक प्रभाव डालेगा। यह भी एक बात आएगी कि जब हम भारी जनसंख्या रहते हुए फिर मूल निवासी बहुजन समाज का एक हिस्सा है तो इसकी सत्ता क्यों नहीं है, इस विचारधारा की सत्ता क्यों नहीं है। नकली ओबीसी बनके भी लोग सत्ता हासिल किए हुए हैं, राज कर रहे हैं और ओबीसी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी सत्ता कहाँ है, सत्ते में हिस्सेदारी कितनी है, कितनी नहीं मिल रही है, कहां जा रहा है, कौन खा रहा है, क्या करना पड़ेगा कि हमारा हक अधिकार हमें मिले, कोई और न खाए। तो उसका ऐसा है कि जो
सांगठनिक रूप से देखते हैं तो ओरिजिनल तो ये है कि सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, लेकिन उसका रास्ता जो है वो सत्ता होकर के गुजरती है। तो चूंकि सत्ता एक साधन है, तो उस साधन प्राप्ति के लिए भी ओबीसी को जगाने में यह जो जातिगत जनगणना है अपने आप में कारगर सिद्ध होगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से ये बात बताई कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं आगे शत्रुजीत सिंह सर से यही चीज़ जानना चाहूँगा कि सर, जैसा एक समाज में एक बात चल रही है, जैसे हमारा भारत का संविधान कहता है, समता की बात करता है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो कहीं ना कहीं क्या जातिगत जनगणना कराने से जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है, बढ़ेगा या कम होगा? आपका सर इस पर क्या विचार है? और इसका जो संवैधानिक हक अधिकार की बात कर रहा है, जो भारत का संविधान जो हक अधिकार 15, अगर हम अनुच्छेद 15 पकड़े, 16 पकड़े और 340 पकड़े, तो ये जो पूरा जो संवैधानिक ढांचा रखा है वो समता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए, स्वतंत्रता और बंधुता बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ये जातिगत जनगणना से? और इसका विरोध जो कर रहे हैं वो क्या सही विरोध कर रहे हैं या गलत विरोध कर रहे हैं? सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, जय भीम, जय मूल निवासी। सर, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मुझे अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो ये टॉपिक आज डिस्कशन के लिए रखा गया है, यह टॉपिक निश्चित रूप से ओबीसी समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आपका प्रश्न यह है कि क्या जातिगत जनगणना की जाएगी तो क्या उससे भेदभाव पैदा हो जाएगा? हमेशा जो रूलिंग पार्टी रही है वो हमेशा ये तर्क देती रही है, परंतु उसी जनगणना से ही हम देख लेते हैं। जो जनगणना 10 वर्ष में की जाती है, उस जनगणना में एससी एसटी की जातिगत जनगणना की जाती है। तो जब एससी एसटी की गणना की जाती है, आजादी के पूर्व से भी 1872 से होती चली आई और आजादी के बाद भी होती चली आई, तो एससी एसटी की गणना होने के बाद भी ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं पैदा हुआ। तो फिर अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना हो जाएगी तो फिर भेदभाव क्यों पैदा हो जाएगा? दूसरी तरफ ये अनर्गल बातें कहते रहते हैं, जैसे ये इनकी तरफ से, अपर कास्ट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से ऐसे भी तर्क आते रहते हैं कि अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जो हमारा देश ये सेकुलर है, जो इसका सेकुलर संरचना है वो नष्ट हो जाएगी। तो हम ये यहाँ पर अपने सभी लोगों को बता दें कि जो जनगणना होती है उस जनगणना में धार्मिक जनगणना होती है। उसमें एक बिंदु रहता है, सभी लोगों की धर्म की जानकारी उसमें संकलित की जाती है। तो अगर इस देश का जो सेकुलर स्वरूप है अगर वो नष्ट होना होता तो धर्म की गणना करने से हो जाता, जाति की जनगणना करने से कैसे सेकुलरिज्म जो है यहाँ का नष्ट हो जाएगा? तो यानी ये जो बातें की जाती हैं वो उनकी तरफ से बिल्कुल असत्य बातें की जाती हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि ये जनगणना का उद्देश्य क्या होता है। आजादी के पहले से भी यहाँ पर अंग्रेज लोग ये जनगणना 1872 से कराते रहे, 1881 से विधिवत रूप से चलती रही, फिर प्रति 10 वर्ष में ये जनगणना होती रही। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नियोजित रूप से अपने देश की
जनता के उत्थान के लिए उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और उसको प्रकाशित किया जाता है। इसका लक्ष्य सीधा सा साफ है कि जनता के उत्थान के लिए ये जनगणना कराई जाती है। तो अगर जनता के उत्थान के लिए आजादी के पहले तक ये होती रही है, तो ये 1951 से जो रूलिंग पार्टी आती है वो क्यों इसको बंद कर देती है? वो ये कहती है कि अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराते हैं तो भेदभाव पैदा हो जाएगा। तो आखिरकार इनके इस विचारधारा में अंतर इतना बड़ा क्यों है? इसका मतलब साफ साफ जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय इस भारत देश के समस्त लोगों को मिलना चाहिए, तो ये ओबीसी के लोगों को नहीं देना चाहते। उसका कारण क्या है कि ये ओबीसी के लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? ये तो भारत देश के पूरे बैकवर्ड क्लास को ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के अथक प्रयास के बाद एससी एसटी के हक और अधिकारों को ये नहीं रोक पाए, उनकी जनगणना को भी ये करने से नहीं रोक पाए। साथ ही आजादी के पूर्व जो अल्पसंख्यक समूह भारत में सर्वाधिक था वो इस्लाम धर्म के लोग थे। आजादी के पहले उनके हक अधिकार को भी ये पूरी तरह से मार देते थे, लेकिन ये आजादी के पहले उनके हक और अधिकार को ये दे दिए। कैसे दे दिए? देश का बंटवारा इनने स्वीकार कर लिया और बंटवारा स्वीकार करने से जो ये उनके हक और अधिकार मार रहे थे वो हक और अधिकार उनके स्वतंत्र हो गए। तो एससी एसटी के हक अधिकार ये नहीं मार पा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं ये मार पा रहे हैं। अब ये ओबीसी एक समाज बचता है जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी 52% आबादी है। अगर वो इनको सवारी करने को नहीं मिलेंगे तब तो इनको पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए ओबीसी के जो हक और अधिकार हैं, उनकी जो सुख और सुविधाएं हैं, उनके हिस्से का ये अतिक्रमण करके ये सुपीरियरिटी अपनी बना करके रखे हुए हैं। तो अगर ये ओबीसी के हक और अधिकारों को ये नहीं हनन करते हैं तो इनकी सुपीरियरिटी समाप्त हो जाएगी और समाज में ये बराबरी में आ जाएंगी। इसलिए ये इनके लिए अनिवार्य हो गया है कि ये हमारे हक और अधिकार को ये किस प्रकार से मार रहे हैं। आप एक प्रसंग से आप देखेंगे कि जो 340 आर्टिकल बाबा साहब ने बनाई थी, उसके तहत बाबा साहब काका कालेलकर आयोग, उनके इस्तीफा के बाद जब उनने दबाव डाला तब काका कालेलकर आयोग का 1953 में सरकार ने गठन किया। उसकी रिपोर्ट 2 साल में 1955 में आ गई। इसके बाद उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिए। ये क्यों रद्दी की टोकरी में डाल दिए? इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि तत्कालीन रूलिंग पार्टी ओबीसी के हक और अधिकार को नहीं देना चाहती है। इसके बाद जब संविध गवर्नमेंट बनती है, उस संविध गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके सामने जब ओबीसी के लीडरों ने दबाव डाला कि आप काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आप लागू करिए, तो मोरारजी देसाई ये कह करके उस रिपोर्ट को नहीं लागू करते, कहते हैं ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, हम नए आयोग का गठन कर देते हैं। क्योंकि प्रकरण को उनको लंबित करना है तो उन्होंने नए आयोग का गठन कर दिया। नया आयोग का गठन हुआ और वो आयोग भी अपनी 1980 में रिपोर्ट दे दिया और उसको भी ये रूलिंग पार्टी कांग्रेस की फिर से आ जाती है, रद्दी की टोकरी में 10 साल के लिए ये फिर उसको डाल देते हैं। तो इससे तो यहाँ पर भी सिद्ध हो गया कि वो इसके अधिकार को ये नहीं देना चाहते। और इसके बाद जब फिर से संविध सरकार बनती है और बीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री बनते हैं, जब ऐसी परिस्थिति ओबीसी के लीडरों ने, बैकवर्ड के लीडरों ने पैदा कर दिया कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप लागू नहीं करते हो तो आपकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। तो अब उधर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संविध सरकार को समर्थन दे रहे थे। उनने ये कहा कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने लागू किया तो हम सरकार गिरा देंगे, और उनने ऐसा किया भी। जब बीपी सिंह सरकार ने 1990 में हमारे मंडल कमीशन के हक और अधिकार की घोषणा कर दिए तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनने सरकार से समर्थन
खींच लिया और सरकार गिर गई। अब इससे यहां भी सिद्ध हो गया कि ओबीसी का हक और अधिकार को ये नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, एक इंदिरा साहिनी नाम की ब्राह्मणी है और उसने 21 ब्राह्मणों की मदद से उनने जो है केस दायर कर दिया। और देखिए, इस केस से पता चल जाएगा कि जनगणना का हमारे हक और अधिकार के मारने का क्या रिलेशन है। तो यहां पर इंदिरा साहिनी केस दायर होता है और उस केस में ये प्ली दी जाती है कि ओबीसी की जनसंख्या का तो अभी पता ही नहीं है, पहले इनकी जनसंख्या का पता करिए। जब तक इनकी जनसंख्या का पता नहीं होता तब तक मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न की जाएं। तो अब यहां पर देखिए, यानी इनने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके और ये हवाला दे दिया। अब ये जनगणना करा ही नहीं रही है 1951 से, हमारे पास तत्कालिक आंकड़े नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस समय के नरसिंहा राव थे, वो भी देखिए 2 प्ली देते हैं, उसमें संशोधन करके उस प्रस्ताव को वो लगाते हैं, उसमें 2 प्ली देते हैं। और उस प्ली में एक जो है ईडब्ल्यूएस को, यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात करते हैं। आखिरकार वो ओबीसी से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, वो इसमें अड़ंगा लगाने के लिए वो 10% अपर कास्ट के की सिफारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस आड़ को लेकर के अड़ंगा लगा दे। और दूसरा, वहां पर क्रीमी लेयर लगा देते हैं। भाई, जो हमारे संविधान में जो हमारा 15(4) 16(4) है, वो जो आरक्षण बैकवर्ड क्लास को दे रहा है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को दे रहा है। जो हमारे आरक्षण का बेस है वो सोशली और बैकवर्ड है। तो फिर आखिरकार इकोनॉमिकली क्रीमी लेयर आप कैसे लगा सकते हो? अगर आपको क्रीमी लेयर लगाना है तो पहले आप हमारे हक और अधिकार दीजिए, फिर 10-20 साल में, हर 10-20 साल में आप समीक्षा करिए। अगर सोशली एजुकेशनली हम स्ट्रांग हो रहे हैं तो आप सोशली और एजुकेशनली का आप क्रीमी लेयर लगाइए। आप एजुकेशनली क्रीमी लेयर लगाने के कौन हकदार होते हो? लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो अपर कास्ट की है, जो न्यायपालिका है वो अपर कास्ट की है, और वो आजादी के पहले से और आज भी वो हमारे हक और अधिकार को नहीं देना चाहते हैं। और वो अब जो है इस आंकड़े के माध्यम से हमारे सभी जगह हक और अधिकार को वो रोक रहे हैं। अभी हम आपको तात्कालिक घटना बताएं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यूपीएससी में 27% रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन यूपीएससी में जब 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश में, तो यहाँ के ओबीसी के लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया। और जब कोर्ट में केस दायर किया तो कोर्ट ये कहता है कि आप जो है डाटा प्रस्तुत करिए। अब डाटा 2 तरह के प्रस्तुत करिए, एक तो ओबीसी के जनसंख्या का डाटा आप प्रस्तुत करिए, दूसरा ओबीसी के लोग जो हैं वो किस प्रकार की एबीसीडी, किस प्रकार की नौकरी में वो कितने लोग सर्विस कर रहे हैं, उनकी कितनी सीट खाली हैं, तो ये डाटा है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा ये कह देता है सरकार से कि आप ओबीसी के डाटा लेके आइए, और सरकार ओबीसी के डाटा देती नहीं है। हमारे हक और अधिकार इस प्रकार से मारे जाते हैं। तो सीधा सा, यानी ये जनगणना ना कराने का मकसद हमारे हक और अधिकारों को मारने से इनका सीधा ये रिलेशन है। तो साथियों, अभी आप मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे, यहाँ पर स्थानीय चुनाव होने थे। स्थानीय चुनाव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, बिना आरक्षण दिए ओबीसी को आप जिला पंचायत के और स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव कराइए। बताइए, ओबीसी का साथ इस देश में इतना बड़ा अत्याचार, जिसकी 52% आबादी, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि न्यायपालिका ऐसा निर्णय दे रही है। यहाँ पर 1994 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है और 1994 से 35% आरक्षण स्थानीय निकायों में, जिला पंचायत निकाय में जो है वो दिया जाता रहा है। और अब न्यायपालिका कहती है नहीं, बिना आरक्षण दिए जो है इनको जो है चुनाव करा लीजिए। तब जो है यहाँ की सरकार ने, ये तो इनकी मिली भगत रहती है, यहाँ की सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया और रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद भी जो 35% हमको आरक्षण मिलता था उसको उसने 14% समेट करके रख दिया।
अब यहाँ पर चुनाव हुए जा रहे हैं, वो 14% दिए जा रहे हैं। और जहां पर सपोज करिए SC ST के लोग अगर किसी जिले में 40% हैं तो वहां पर ओबीसी को 10% मिलेगा। अगर कहीं पर 50% SC ST हो जाएंगे तो वहां ओबीसी को 0% आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो मंडल कमीशन ने तो सिफारिश किया था कि 27% दिया जाए। यहाँ पर आप एक आंकड़ा में दिखाता हूं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 0% आरक्षण दिया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में 0% आरक्षण दिया जा रहा है, और हरियाणा में नंबर 1 और 2 क्लास की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में केवल 27 के जगह 14% दिया जा रहा है, झारखंड में 14% दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में 21% दिया जा रहा है, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 0% दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि यहाँ ओबीसी की आबादी ही नहीं है। त्रिपुरा में 0% दिया जा रहा है, उत्तराखंड में 14%, पश्चिम बंगाल में 17%, दादर और नागर हवेली में 5%, लक्षद्वीप में 0%। ये क्या तमाशा ये लोग बना करके रखे हैं। सपोज करिए ऐसा तो है नहीं कि वहां ओबीसी की आबादी नहीं होगी। फिर दूसरी बात होती है कि ओबीसी के लोग भी बहुत से मजदूरी करते हैं, वो माइग्रेट होते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को मजदूरी करने के लिए रोजगार की तलाश में जाते हैं, और जब ये वहां जाते हैं तो वहां ये आरक्षण ओबीसी का 0 करके रखे हैं। तो यानी साफ साफ इनको जो है ऐसा करना चाहिए कि वो सर्टिफिकेट किसी प्रदेश का भी ओबीसी का वो प्रदान करता है तो उसको वहां रिजर्वेशन का प्राविधान करना चाहिए। तो इस तरह से अब जो इस प्रकार का जो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का कारण भी है। जिस समाज में जागृत नहीं होती है, जो समाज चेतता नहीं है, सोता रहता है, उसके साथ अत्याचार होना स्वाभाविक है। तो ऐसी दशा में यानी फिर ये हक और अधिकार ओबीसी कैसे मिल सकता है? इसके लिए हमको समाज में चेतना पैदा करनी पड़ेगी। चेतना अगर हम समाज में पैदा करेंगे तो चेतना पैदा करने से समाज में स्वतंत्रता का उदय होता है, और यदि समाज में स्वतंत्रता का उदय होगा तो ओबीसी समाज के लोग सरकार से डिमांड करेंगे, और जब ओबीसी समाज के लोग सरकार से डिमांड करेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, और जब सरकार पर दबाव बनेगा तो वह ओबीसी की बातों को मान लेगा, और यदि नहीं मानेगा तो क्या होगा आगे? ये ओबीसी के लोग अपने मनपसंद सरकार बनाने के लिए तत्कालीन विरोधी सरकार को गिरा देगा। ये एक क्रम है देश में अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने का, और पहले भी मिले। जैसे इस संदर्भ में अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो इसी भारत देश में इस प्रकार से प्रेशर डाल करके हमारे लोगों ने अपने हक और अधिकार लिए हैं। जैसे अगर आप देखिए, यहां पर नीट में रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को नहीं दिया जा रहा था। पूरे देश के ओबीसी जो हैं एक साथ इस मुद्दे को उठाए, साथ में पूरा हमारा बैकवर्ड क्लास का लोग भी वो आंदोलनरत हुआ, और जब आंदोलनरत हुआ तो चुनाव आने वाले थे, सरकार पर दबाव बना और उसने जो है नीट में हमें रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को दे दिया। इसी प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर के मामले में भी जब बैकवर्ड क्लास फील्ड में आया और उसने सरकार पर प्रेशर बनाया, उनकी जायज मांग थी, इसलिए यहां पर भी सरकार झुक गई। और इसी प्रकार से सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए जो किसानों ने करके दिखाया है। यहां पर जब किसानों के विरोध में 3 बिल बन गए, तब ऐसी दशा में भारत देश का किसान वो ऐतिहासिक जो है वो प्रेशर सरकार पर बनाया, और शांतिपूर्वक उसने प्रेशर बनाया जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विश्व स्तर का ये सबसे बड़ा जो है ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा, और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा, और ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया गया था। और मोस्टली मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन बैकवर्ड के क्लासों ने मोस्टली चलाया था। तो दोस्तों, जब बैकवर्ड क्लास के लोगों में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर उनके विरुद्ध अगर कोई बिल पास होते हैं तो उसको वापस करा लेते हैं, तो साथियों अब दिन वो आ गया है। हमें इस प्रकार से हमारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है
किसानों की जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू नहीं की जा रही है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए सच्चर आयोग की रिपोर्ट है वो लागू नहीं की जा रही है। इस प्रकार से हमारे हक और अधिकारों का हनन हो रहा है। तो दोस्तों, ये ओबीसी समाज भी अपने हक और अधिकार को ले सकता है। सारा बैकवर्ड समाज उनके साथ रहेगा। अगर वो अगुवाई करते हैं तो निश्चित रूप से ये हक और अधिकार उनको मिलेंगे। लेकिन उनको उसी तरह का आंदोलन क्रम से उनको चलाना चाहिए और भारत देश के जितने भी बैकवर्ड क्लास के विधायक और सांसद हैं उन लोगों को जाकर के ज्ञापन देना होगा और उस ज्ञापन में अपनी पूरी कार्य योजना बतानी होगी कि हम इस कार्य योजना के आधार पर इस क्रम से हम ज्ञापन देंगे, फिर हम इस क्रम से प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो जिस प्रकार से किसानों ने दिल्ली को घेर रखा था उस तरह से इस ओबीसी की जनगणना को कराने के लिए हम दिल्ली को घेर देंगे और ओबीसी की जनगणना ही नहीं बल्कि इस देश के समस्त लोगों की जातिगत जनगणना हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इस देश में सारे लोगों के हित में ये बात हम कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना मिलना चाहिए। जैसे मैं एक तर्क रखना चाहता हूं, जैसे सपोज करिए 80 की आबादी इस देश में 15% है तो 15% उनको हक और अधिकार दे दिया गया। हालांकि षड्यंत्र किया जाता है, अभी इतने दिन से पूरा नहीं किया गया। इसी प्रकार से अगर एसटी के लोग हैं उनकी आबादी 7.5% है, उनके आबादी के अनुसार उनको दे दिया गया है, तो फिर आखिरकार अगर 100% बैकवर्ड के लोगों को ही, जो बाबा साहब ने 15-16 4 आर्टिकल में बैकवर्ड शब्द रखा है, उसी बैकवर्ड के मेरे ही कुछ भाइयों को 100% आपने दिया है, तो फिर यहाँ पर यह हक बनता है कि जो ओबीसी तबका 52% बचा है, उसकी आबादी 52% है, उसको 52% को भी आप 100% उसकी आबादी के अनुसार 52% दे दो। या तो ये बात मान लो, और दूसरा तर्क मैं रख रहा हूं, यहाँ की सरकार ने इकोनॉमिकली आरक्षण का प्राविधान संविधान में नहीं था, लेकिन इनने संविधान में संशोधन किया। 50% की हमारे लिए बाउंड्री बना के रखे थे। जब अपर कास्ट का मामला आया तो इनने संविधान में संशोधन कर लिया और साथ ही 50% की बाउंड्री भी इनने तोड़ दिया। तो जब आप ये कर सकते हो और जो 15% आबादी के लोग हैं आप उनको 67% आरक्षण दे दिया, यानी 15% को जब 10% दिया जाता है तो ये उनके आबादी का 67% होता है। तो मेरी भी ये ओबीसी की तरफ से ये मांग है कि या तो हमको 100% आरक्षण दो, या तो फिर हमको जो ईडब्ल्यूएस में आपने दिया है उस आधार पर इस 52% का जो आबादी ओबीसी किसका 35% आरक्षण बनता है, तो फिर आप जो है तत्काल संविधान में संशोधन करिए और उस 50% की बाउंड्री को समाप्त करिए और ओबीसी के लोगों को भी आप 52% दीजिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ओबीसी के लोगों को यह हक चाहिए और ओबीसी के ही लोग सो रहे हैं। जो समाज सोता है उसी के हक उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो मेरा इस देश के समस्त ओबीसी समाज के लोगों से यह कहना है कि वो उन साहित्य का अध्ययन करना शुरू करें जो इस देश के हमारे महापुरुष थे। बाबा साहब ज्योतिबा फुले हैं और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, स्वामी पेरियार हैं, ललई सिंह यादव हैं, ऐसे हमारे तमाम महापुरुष हैं। ऐसे लोगों के लिटरेचर को पढ़ेंगे तब उनका दिमाग खुलेगा कि सचमुच जो है हमारे हक और अधिकार मारे जा रहे हैं और वो हक और अधिकार जो है जो रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई है उसके द्वारा ये हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैं इतनी ही बात रख के अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं दोबारा अपनी बात रखूंगा। जी, जी, जी। एक्चुअली सर टाइम बहुत कम था, हमने ज़्यादा ही समय ले लिया है, तो कंक्लूसिव सेशन में चलते हैं। तो मैं चिमन भाई सर से वेरी शॉर्ट सर 1 मिनट में इसका कंक्लूजन आप दे दीजिए आज के विषय का। जी सर। देखिए, इसका कंक्लूड तो यही करेंगे कि भाई हम देश के ओबीसी, एससी और एसटी को सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 74 ईयर में हमने देख लिया कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अब
एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी हम गुलाम बनते रहे। अब जो अभी के जो वोटर है, मतदार है, ओबीसी, एससी, एसटी के, सभी को ये प्रण लेना है, ये संकल्प करना है कि हमारा वोट सिर्फ हमारी पार्टी, यानी कि जिसका स्थापक, हाईकमांड, मालिक एससी, एसटी, ओबीसी है, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। ये छोटा सा काम हम कर देंगे तो सभी समस्या एक झटके में खत्म हो जाएगी और फिर हमें आरक्षण की या ये मांग नहीं करनी पड़ेगी। मांग तो वो लोगों को करनी पड़ेगी। तो हम फिर से लास्ट में यही कहेंगे कि जब तक हम जागेंगे नहीं, हम अपनी सत्ता नहीं बनाएंगे, तब तक ये समस्या रहेगी रहेगी रहेगी। और ये समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एससी, एसटी और ओबीसी जिम्मेदार है। किसी को दोषी बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोकशाही है। ये राजाशाही हो तो ठीक है, हम नहीं बोल सकते, मगर डेमोक्रेसी में अगर हम, हमारे पास वोट है, फिर भी हम राजा नहीं बन सकते, तो ये डॉक्टर बाबा साहब ने बंधारण में जो मैं वोट का अधिकार दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो यही कि हमें सत्ता हासिल करना है, यही हमारा लास्ट कमेंट है। थैंक यू। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। जी सर, जय संविधान सर। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं बहुत समय कम है तो मैं डॉक्टर अजय सर से ही आज के विषय का कंक्लूसिव ओपिनियन जानना चाहूँगा। जी सर, अजय सर। जी सर, इसमें हम तो अति संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम हैं और ये जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, हमारा संगठन है, हम कार्यकर्ता हैं, और ये जो मूल्यवासी समाज के जितने भी ये एमपी एमएलए ये लोग हैं, इन सबों को अपने आप को ही जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर ये जो बात आती है, महापुरुषों ने जो कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हिस्सेदारी की बात है तो अभी जो ये बात आई कि कोर्ट कहता है कि भाई पहले संख्या बताओ, और सरकार बोलती है कि संख्या नहीं है, तो बीच में ही ये ओबीसी फंसा हुआ है। तो जब हम अपने आप को चेतनाशील बनाएंगे, समाज में ये चेतना फैलाएंगे, हमारे लोग जगेंगे, हमारे नेता भी उसमें लड़ने को तैयार होंगे, तो इस समस्या का समाधान संभव होगा और यह जातिगत जनगणना कराने को यह सरकार मजबूर होगी। और जब ये जातिगत जनगणना होगी तो हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार है वो प्राप्त होगा। जय भीम, जय मूल निवासी। जी जी, जय मूल निवासी सर। मैं शत्रुजीत सिंह सर से यही बात जानना चाहूँगा। सर, आज के विषय का कंक्लूसिव ओपिनियन दीजिए। हाँ सर, ये इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको आंदोलन चलाने के लिए उन्हें संगठन को समझना चाहिए। यहाँ पर एक बामसेफ नाम का ऐसा संगठन है जो बैकवर्ड क्लास के लिए वो आंदोलन चला रहा है। बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो है बामसेफ जो है BS4 अभियान चला के रखा है, और उस BS4 अभियान के तहत ग्राम लेवल में भी हर पंचायत में PSA कमेटियों का गठन किया जा रहा है। वहाँ जो है हमारे कार्यकर्ता जो हैं, वो जो बामसेफ के कार्यकर्ता हैं, वो संसद लगाते हैं और वहाँ गांव के लोगों के बीच में ये प्रश्न रखें कि ओबीसी की जनगणना न होने से उनके हक और अधिकार किस प्रकार से रोके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बामसेफ और उसके और भी संगठन हैं, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी सभ्यता संघ, और भी इस कॉमन थॉट वाले और भी बहुत से लोग जो हैं विचारधारा पैदा करने में लगे हैं। साथ ही बामसेफ ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा काम किया। इस भारत देश के जो विभिन्न तरह के जो लोग थे, जो आंदोलन को चला रहे थे, संगठन थे, उन सब करीब 150 संगठनों को रिंगना बॉडी में जो है बामसेफ ने सबको आमंत्रित किया था, बुलाया था। फिर उनमें एक सहमत बनी कि भाई जो हमारे आपके कॉमन थॉट हैं
वो आंदोलन तो हम एक साथ मिलकर चला सकते हैं। फिर ऐसे संगठनों ने मिल करके 21 की कार्यकारिणी वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियंत्रण में बनाई है, और उनको ये ड्यूटी दी गई है कि भारत देश के समस्त मूल निवासी समाज के संगठनों को एक करना है और उनके कॉमन थॉट पर हमको यानी आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जो संगठन इस प्रकार से ये बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए, और अगर वो जुड़ करके जातिवाद को दूर करें और मूल निवासी समाज अगर वो बना पाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी समस्याएं हैं, हम प्रेशर डालेंगे सरकार पर। अगर वो हमारे प्रेशर से हमारी यानी काम को कर देती है, और अगर वो नहीं करती है, तो निश्चित रूप से जनता अपने आप समझ जाएगी और वो उस सरकार को गिरा करके बाहर करेगी, और वो जो उसके काम करेगी उस सरकार को बैठाएगी। ये नेचर ऐसा बनेगा। लास्ट में मेरा यही कहना है कि अब जो है जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे, उनने एक बात कही थी। उनने ये कहा था कि अगर हम आंदोलन चलाएंगे तो पहली पीढ़ी के लोग वो मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो ये कथन उन्होंने कहा, तो पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, तो बाबू जगदेव प्रसाद को 25,000 लोगों की उपस्थिति में गोली मार दी गई। तो बिल्कुल उनकी बात ये सत्य निकली कि पहली पीढ़ी के लोग मारे गए, और इसके बाद उन्होंने कहा दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तो लालू यादव जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो यह बात भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की सही निकली। तो जब उस महापुरुष की बात सही निकलती जा रही है, तो तीसरी बार उन्होंने कहा कि तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों का राज करने का समय आ गया है। अब बैकवर्ड क्लास के लोगों को झुकना नहीं चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कॉन्सेप्ट को भी दूर रख करके सबको बैकवर्ड बन जाना चाहिए। मूल निवासी बैकवर्ड समाज अगर हम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से जनगणना ही क्या, सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगे। हम ही लोग समस्या को दूर करने वाली जगह में हमारे ही लोग बैठ जाएंगे, और ये हमारी सारी समस्याएं हल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने लास्ट में जो बात बोली कि मांगने वाले से बेहतर है कि हम देने वाले बन जाए। हम मांगते कब तक रहेंगे, कब तक हम शासक वर्ग नहीं बनेंगे। तो ये बड़ी बात रखी कि आपने कि एक हो जाओ और शासक वर्ग बनकर अपने जो हक अधिकार है, जो संवैधानिक हक अधिकार है, वो खुद अपने समाज को दो। ये समाज को आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। चिमन भाई सर, डॉक्टर अजय सर, शत्रुजीत सिंह सर, आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क टीम की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। तो सर मैं आप सभी की अनुमति लेकर कल के हमारे जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जय भीम, जय कल मूल रविवार निवासी। है। जी जी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान सर। कल रविवार है और कल हमारा सुबह को एक स्पेशल प्रोग्राम रहता है मूल निवासी सभ्यता के ऊपर, मूल निवासी सभ्यता और कलाचार के अंदर। ये हमारा जो है जो कल का विषय हमने रखा है वो विषय है कि भारत में जहाँ भी खुदाई होगी वहाँ बौद्ध सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। इस विषय पर जो बौद्ध गुफा और दम्म लिपि के अभ्यास के लिए 350 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले बौद्ध सभ्यता व दम्म लिपि के अभ्यासक, प्रशिक्षक व लेखक है ऐसे मूल निवासी अतुल भोसेकर, जो निर्देशक त्रिरश्मि रिसर्च इंस्टीट्यूट नासिक से है, उनका व्याख्यान रहेगा। तो ये देखना ना भूले, सुबह 10 बजे, कल रविवार है 5 जून 2022 को सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम रहेगा एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर, यूट्यूब, फेसबुक पर और ट्विटर पर लाइव रहेगा। और जो हमारा वीकली पैनल डिस्कशन रहता है जो इंग्लिश में रहता है, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, आ क्रिटिकल एनालिसिस। इस विषय पर हमारे साथ स्पीकर रहेंगे मूल निवासी संजय इंगोले सर, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बामसेप से। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो संडे को 5 जून 8:30 बजे, जो हमारा रेगुलर टाइम रहता है 8:30 बजे प्राइम टाइम का, उसी में रहेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे दर्शकों से, कि आप इस दोनों प्रोग्राम को देखना ना भूले। बहुत ही ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है। तो मैं आपसे विनती करूंगा फिर से कि इसको देखें और आपके
जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, सबको ये इस MNT न्यूज़ नेटवर्क पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताएँ और उनको भी कहे कि वो भी देखें। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने हमें जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।